नमस्कार दोस्तों, 30 मई 1826 ब्रिटिश तानाशाही के खिलाफ एक नई किरण भारत में प्रकाशित हुई, जिसका नाम उद्दंड मार्तंड था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जुल्म और अन्याय को उजागर कर रहा था। यह एक वीकली पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर था, जिसकी शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से की थी, लेकिन गवर्नमेंट से उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलने और इससे फाइनेंशियली कंडीशन खराब हुई। एक साल बाद न्यूज़पेपर बंद हो गया। फिर कई फ्रीडम फाइटर ने आजादी के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आवाज उठाई, जिसमें मुख्य ये न्यूज़पेपर शामिल थे। राम मोहन रॉय, जिन्होंने बंगदूत न्यूज़पेपर निकाला, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा, मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। इन न्यूज़पेपर्स ने दिखा दिया कि कलम एक ऐसा हथियार था जो बिना खून बहाए भी क्रांति फैला देता था। यह न्यूज़पेपर तिलक, भगत सिंह, आजाद जैसे अनेक महान फ्रीडम फाइटर की आवाज बनकर लोगों तक पहुंचे। इंडियन प्रेस ने अंग्रेजी की कूटनीतियों को लोगों के सामने लाया, जिसमें गांधी जी के न्यूज़पेपर ने देश को नई दिशा दी। ब्रिटिश सरकार बहुत जल्द समझ चुकी थी कि न्यूज़पेपरों में खुलेआम अंग्रेजी नीतियों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। जनता को सच्चाई बताकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़ा किया जा रहा। इससे ब्रिटिशों में डर फैल गया कि भारतीयों में एकता और आजादी की भावना फैल रही है। इन बातों ने ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने प्रेस की आवाज दबाने के लिए प्लानिंग की, जिसमें लॉर्ड रिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसमें भारतीय भाषाओं को निशाना बनाया गया। इसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी न्यूज़पेपर को बिना सुनवाई किए वो बंद कर सकती है, लेकिन प्रेस को दबाने की हर कोशिश ने आज़ादी की लड़ाई को और भड़काया। फिर भारतीय पत्रकारों का सामना हुआ सेडिशन लॉ से, जिसे राजद्रोह का कानून कहा जाता है। जिन न्यूज़पेपर में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ कुछ भी गलत लिखा तो उन्हें राजद्रोह का आरोपी बना दिया जाता। जैसे बाल गंगाधर तिलक को केसरी में लिखे आर्टिकल पर गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने यह दिखा दिया, यदि आप अपने देश के हित के लिए द्रोह करते हैं तो उसे राजद्रोह नहीं, देशभक्ति कहा जाता है। लेकिन आजकल की मीडिया देशभक्ति क्या जाने, सिर्फ पक्षपात, प्रोपेगेंडा, बॉलीवुड, रिलीजन जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर जानबूझकर डेबिट शो चलाना, कभी कभी डेबिट शो जंग का अखाड़ा बन जाता है। यह हालात है आज के मीडिया के। टीआरपी के लिए जनता में डर फैलाना, मामूली घटना को भी ब्रेकिंग न्यूज बनाना। आज के ज़माने के न्यूज़ चैनल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुके हैं। जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा होती है उसे उतने ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। इसी कारण 2020 में कई चैनलों पर टीआरपी घोटालों के आरोप लगे, जिसमें मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ चैनलों ने दिखावटी तरीके से टीआरपी बढ़ाई, खासकर रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा। मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी चैनल ने गरीब घरों में BARC के बारोमीटर लगाए और उन्हें हर दिन रिपब्लिक टीवी देखने के लिए 400 या 500 रुपए दिए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि टीआरपी कैसे काउंट की जाती है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी एक ऐसा सिस्टम है जो टीवी में कौन सा चैनल या कौन सा प्रोग्राम कितने टाइम तक देखा जा रहा है ये वह काउंट करता है। उससे चैनल और प्रोग्राम की टीआरपी पता चलती है। जितनी ज़्यादा टीआरपी उतनी ही पब्लिसिटी मिल जाती है। हद तो तब हो गई जब टीआरपी के लिए देश की आर्मी को और सिक्योरिटी को खतरे में डाला गया। जब मुंबई में 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ, तब मीडिया ने होटल ताज, ओबरॉय, नरीमन हाउस जैसी जगह पर NSG कमांडो की मूवमेंट लाइव और रियल टाइम दिखा रही थी, जिससे आतंकवादी और उनके पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी चैनल को देखकर टेररिस्ट को गाइड कर रहे थे। इसी कारण इंडियन आर्मी को ऑपरेशन में दिक्कत आई और सोल्जर्स की जान भी खतरे में आ सकती थी। हमले के बाद इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी ने मीडिया को इसी तरीके से रिपोर्टिंग करने पर क्रिटिसाइज भी किया, तब भी हमारी मीडिया नहीं सुधरी। रिपोर्टिंग के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी। जब उरी हमला 2016 में हुआ, हमले के बाद आर्मी की स्ट्रैटेजी, यूनिट की लोकेशन और वीडियो पब्लिक कर दिए गए। आर्मी की लोकेशन लीक होने के कारण दुश्मन देश से खतरा बढ़ सकता था, जिस कारण इंडियन आर्मी को बार बार इनपुट और लोकेशन भी बदलने पड़े। फिर जब 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हो रही थी, तब कुछ चैनलों ने ये तक दिखाना चालू किया कि इंडियन एयर फोर्सेस
कौन से एयरबेस का इस्तेमाल कर रही है, किस प्रकार की फाइटर जेट है, ये अपने चैनल पर दिखाना चालू किया। फिर भी मीडिया ने ऐसे रिपोर्टिंग जारी रखी जब गलवान वैली में भारत चीन सीमा तनाव हो रहा था। कई चैनल ने यह तक दिखा दिया कि गलवान वैली में कितने आर्मी जवान तैनात है और कितनी हाइट पर है। ये इन्फॉर्मेशन चीन को हमारी तैयारी की झलक दे रही थी। ऐसे इन्फॉर्मेशन से ऑपरेशन असफल होने का खतरा बढ़ रहा था। यह बात 5th क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना करें, लेकिन हमारे पढ़े लिखे पत्रकारों को ये बात समझ नहीं आई कि देश के जवान खतरे में आ सकते हैं। हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में मीडिया की फेक रिपोर्टिंग ने देश की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया, लेकिन हमारी लापरवाह मीडिया को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या होगा अगर अभी के पत्रकार आज़ादी के समय के पत्रकारों को आदर्श मानकर रिपोर्टिंग करें, तो क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। सत्ता से बिना डरे सवाल पूछने का साहस करें तो सरकार से इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं और लोकतंत्र भी मजबूत हो सकता है। तब के पत्रकार जनता और राष्ट्र के हित के लिए जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। अगर आज के पत्रकार भी सच्चाई के लिए खड़े रहें तो पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। यंगस्टर्स को सही राह पर लाया जा सकता है। वास्तविक और पब्लिक के फायदे वाले मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिससे सरकार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, अनेक मुद्दों पर सरकार ध्यान देकर सुधार ला सकती है। मैं चाहूँ तो इस मंच पर खड़ी होकर घंटों तक आज़ादी के पत्रकारों और फ्रीडम फाइटर ने क्या किया गिना सकती हूँ, लेकिन 25 साल बाद आने वाले बच्चे हमसे पूछेंगे, उन फ्रीडम फाइटर को जो करना था वो कर गए, तुमने क्या किया। जब इन फ्रीडम फाइटर के सपनों को कुचला जा रहा था तो क्या कहेंगे हम, जो हो रहा था बस देखते गए। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। विचारधारा की लड़ाई को साफ तौर पर लड़ना होगा। कई पत्रकार देश के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सच बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति चिंताजनक और वह असुरक्षित है। उन्हें धमकियाँ मिलती है, झूठे केस में फंसाया जाता है, कई बार उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले ही स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जो रोड सड़क निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करते हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर उनकी रोड ठेकेदार द्वारा हत्या कर सेफ्टी टैंक में उन्हें डाल दिया जाता है। देश हित के लिए किया गया त्याग और बलिदान सबसे बड़ा है, और यह बात मुकेश चंद्राकर ने साबित कर दिखाया। यह सब देखकर जनता के लिए आवाज़ उठाना असंभव लग रहा होगा, लेकिन हम देश हित के लिए और जनता हित के लिए जब भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। यही बात मैंने मेरे पापा से कही थी। तब पापा ने मुझे कहा था, व्यक्ति से बड़ा परिवार और परिवार से बड़ा राष्ट्र। यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो व्यक्ति और परिवार का भी त्याग कर लेना चाहिए। हमारे ऊपर एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं, आने वाले लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हज़ारों साल जीवित रहा है और हज़ारों साल इसको जीवित रहना है। मेरे साथ आप लोगों को भी संकल्प करना पड़ेगा। हम और आप, हमारी कुछ भी विचारधारा हो, राजनीति मतभेद हो, एक होकर हम देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े रहेंगे। सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।